और तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया है। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। राज्यसभा में बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया है। और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। और इसलिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये भारत की छवि को धूमिल करता है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को पर प्रश्न खड़ा करता है। और जिस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है। और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। एक बात और ध्यान में आती है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इतना ही नहीं, जो कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से, जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। ये देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। और मैं सभापति जी आपको बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी के नेतृत्व में, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया हैज टेकन अ लॉन्ग लीप एंड नाउ इंडिया, which was 11th economic power in the world, has now become the 5th economic power in the world. 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है और अब तीसरी आर्थिक शक्ति के लिए आगे बढ़ चला है। इसके साथ साथ जो हम विकसित भारत संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उससे जॉर्ज सोरोस और उनके फाउंडेशन को चिंता हुई है। और उनके माध्यम से, ये बहुत से संगठनों के माध्यम से वो भारत में डिस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, भारत में इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं। और उस अस्थिरता के कांग्रेस टूल बन रही है, कांग्रेस उसका शस्त्र बन रही है। और इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए और गहन चर्चा होनी चाहिए। प्लीज सर, मैं देखिए, I request leader of the house and leader of the opposition देखिए to kindly spare time to see me in my chamber, इस so that this logjam in the house सदन, अरे मेरे बोलने दो, मुझे I बोलने appeal दो। to both of them No, to see me what in my is this? chamber. Sir, you are doing, One second. Leader of the Sir. opposition. सर, जो लीडर ऑफ द हाउस बोले, And sir, उन्होंने heed my appeal.
वो सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बनकर काम करते हैं। तो जेपी नड्डा राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्थिरता की टूल बन गई है कांग्रेस नेता सोरोस की भाषा बोलते हैं, ये कहना है जेपी नड्डा का। ये भी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा सदन में होनी चाहिए। चलिए अपनी खबरों पर वापस लौटते हैं और अब बात कर लेते हैं सीरिया की, क्योंकि सीरिया अब आईडीएफ के टारगेट पर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल इजरायल और सीरिया के बीच 83 किलोमीटर की सीमा है और सीमा से सटे नागरिक ठिकानों की सुरक्षा अहम मुद्दा है। सीरियाई सेना के पास केमिकल हथियारों का जखीरा भी है। ऐसे में आईडीएफ दोनों देशों के बीच बने बफर जोन गोलान में घुस चुकी है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए हथियार डिपो पर भी हमला किया जा सकता है। हवाई हमले में 3 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा हथियारों को नष्ट करना इजरायली सेना का मकसद है। बता दें आपको कि हथियारों को विद्रोहियों से बचाने के लिए ऐसा किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में ये हमले इसीलिए किए गए हैं जिससे कि हथियारों को विद्रोहियों से बचाया जा सके और इसीलिए आईडीएफ की नजर अब सीरिया पर बनी हुई है। और अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर एचटीएस जो सबसे बड़ा विद्रोही संगठन है जिसने वहां पर हालात बदले हैं, इस वक्त सीरिया में ये एचटीएस सफल कैसे हुआ है। सीरिया में एचटीएस जो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, उसकी सफलता का कारण क्या है ये आपको बता देते हैं। दरअसल सीरिया में ईरान और रूस की मौजूदगी अब कम हो गई है, क्योंकि ईरान जो है वो इजराइल से युद्ध में व्यस्त है, वहीं रूस यूक्रेन से युद्ध करने में इस वक्त व्यस्त है और लंबे समय से युद्ध चल रहा है। सीरिया के हालात बिल्कुल अफगानिस्तान जैसे बन गए हैं। अभी एचटीएस सीरिया में सबसे महत्वपूर्ण ताकत है और असद शासन वाली हर जगह पर एचटीएस ने नियंत्रण कर लिया है। और यह जानकारी आपको दे दें कि एचटीएस की सफलता में सबसे बड़ा हाथ जो है वो जुलानी का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये जुलानी कौन है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसका हाथ एचटीएस की मजबूती में सबसे ज्यादा है। तो आपको ये बता देते हैं कि अबू अहमद जुलानी कौन है। सऊदी अरब मूल का सीरियाई नागरिक है जुलानी। कम उम्र में आतंकी गुट से जुड़ा जुलानी और 2003 में वो इराक गया और वहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2008 तक इराक की जेल में ये बंद रहा, लेकिन रिहाई के बाद दोबारा अलकायदा से जुड़ा और सीरिया में अलकायदा का नेटवर्क इसने काफी मजबूत किया और नेटवर्क को बढ़ाया भी। अलकायदा की शाखा जबात उल नुसरा का ये फाउंडर है। अलकायदा से अलग होकर संगठन का नाम बदला गया और संगठन का नाम बदलकर तहरीर अल शाम कर दिया गया, जिसे अब एचटीएस कहा जाता है। अबू बकर बगदादी का सबसे भरोसेमंद शख्स ये रहा है और 2011 में गृह युद्ध के बीच बगदादी का नेटवर्क इसने बढ़ाया है। 2019 में बगदादी मारा गया, जुलानी बच गया, जिसके बाद उसने एचटीएस को और मजबूत किया और अब ये एचटीएस किस तरह से सीरिया में विद्रोह की आग बुलंद करते हुए, विद्रोह की आग भड़काते हुए वहां के राष्ट्रपति को देश से भगाने में सबसे अहम रोल उसका रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर असद का जो घोस्ट प्लेन है वो कैसा है और कैसे यहां से फरार हुए असद यानी सीरिया के राष्ट्रपति। सीरिया के राष्ट्रपति रविवार को देश छोड़कर भाग निकले, फरार हो गए। दमिश्क में सेना के एयरबेस से उड़ान भरी और सीरियाई एयरफोर्स के IL-76 विमान से भागे थे। बाद में विमान का संपर्क अचानक टूट गया। यह भी आशंका जताई जा रही थी कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रडार की पकड़ से बाहर हुआ था उनका विमान। इसके बाद असद का विमान होम्स के ऊपर से कुछ देर बाद सिग्नल गायब हुआ। फिर अचानक बशर अल असद का विमान मॉस्को पहुंच गया। रूस ने राष्ट्रपति असद को राजनीतिक शरण दी हुई है। खाली उनको ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को राजनीतिक शरण दी हुई है रूस ने इस वक्त। तो ऐसे में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहां पर, लेकिन सवाल यह है कि कितने दिनों तक रूस की शरण में रहेंगे असद और क्या सीरिया में जो हालात बने हैं आने वाले समय में ये हालात और बिगड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश से बातचीत करने के लिए, बांग्लादेश में हालात बेहतर करने के लिए विदेश सचिव वहां पहुंचे हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तल्ख होते रिश्तों को लेकर हो रही चर्चा के बीच भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश दौरे पर है और यह दौरा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान विदेश सचिव हिंदुओं को टारगेट किए जाने से लेकर कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों पर भी चर्चा हो सकती है।
बीते अगस्त से बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नरक बन गया है। वहाँ कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं को लगातार निशाना बना रही हैं। हजारों हिंदू कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि वहाँ बेलगाम हुई कट्टरपंथी ताकतों पर अंतरिम सरकार के मुखिया कंट्रोल करने की कोई कोशिश करते नहीं दिख रहे। वहाँ हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सड़कों पर हिंदुओं के सफाई के नारे लग रहे हैं। घरों में घुसकर हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है, उनके घर को आग के हवाले किया जा रहा है। हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं है।